ऑनलाइन साइंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो इसी चैप्टर का कंटेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका एक बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो वो इस चैप्टर की जान है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाएगा। यानी कि रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व, रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व, ये जो पार्ट है स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। इससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम, जो हमने पहले वीडियो में किया था स्टूडेंट। पहले हमने क्या किया था कि समीकरण को लिखा कैसे जाता है, समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो इससे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम के तार को जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये सारी लंबी चौड़ी कहानी को हमने लिख दिया था किसमें, सबद समीकरण में। किसमें लिख दिया था? सबद समीकरण में। क्लियर हुई बात? सबद समीकरण हमने कैसे लिखा था? मैग्नीशियम का तार है उसको, ये इसी से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, जो अब हम करेंगे ये इसमें काम आएगा। मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया था स्टूडेंट तो बना था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो चीज थी ये थी हमारी स्टूडेंट सबद समीकरण। और इस सबद समीकरण को ही हमने जब रासायनिक समीकरण में जो तत्व होते हैं या जो सूत्र होते हैं उनको हम प्रतीकों के माध्यम से लिख देते हैं तो वो बन जाती है रासायनिक समीकरण। अब हमने यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन और इसको इधर अभिक्रिया बता दी, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा बन गया था उत्पाद। ये अभिकारक है और ये उत्पाद। यहाँ तक हमने किया था। अब इसी से जुड़ा हुआ ये है स्टूडेंट, पहले हम ये करेंगे। अब देखिए ये अभिकारक है, ये इधर वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट? अभिकारक। ये है अभिकारक, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और जो बनता है वो क्या होता है? उत्पाद। क्लियर हुई बात? अब करना क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को गिनना है, हमने काउंट करना है। अगर वो बराबर है तो समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। क्लियर हुई बात? अब गिन लेते हैं हम। देखो होना क्या चाहिए, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के कुल परमाणु बराबर होने चाहिए। क्लियर हुई बात या नहीं? क्या होना चाहिए? अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके? उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की। ये नियम है, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो समीकरण संतुलित है, अगर नहीं होगी तो संतुलित नहीं है। देख लेते हैं, बना लेते हैं। इधर वाला उल्टे हाथ, इधर वाला सीधे हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अभिकारक के परमाणु या उत्पाद के परमाणु एक ही चीज होती है। लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसमें जितने तत्व हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कितने मैग्नीशियम है? एक। इधर ऑक्सीजन कितनी है? दो। क्लियर होगी? इधर वही, ये एक पदार्थ बन गया स्टूडेंट। तो इसमें भी अलग अलग तत्व हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब इनकी संख्या लिख लेते हैं, एक एक। क्या ये बराबर है? देखिए मैग्नीशियम एक है, इसमें मैग्नीशियम एक है, बराबर है। इसमें दो है, इसमें एक है, तो ये बराबर संतुलित नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो असंतुलित समीकरण है। क्या है ये? असंतुलित समीकरण। तो अब परिभाषा आ जाए कि असंतुलित समीकरण कौन सी होती है, तो क्लियर हो जाती है कि जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो वो रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाती है।
और इसको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट? इसको और नाम दिया जाता है कंकाली समीकरण। ये भी पूछा जा सकता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो सेम असंतुलित समीकरण कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो तो उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। मान लो ये अभिकारक है, इसमें जितने परमाणु हैं इससे ये उत्पाद बन रहा है, दोनों की संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो ये संतुलित होगी, नहीं तो असंतुलित होगी। तो ये समीकरण क्या होगी स्टूडेंट? असंतुलित समीकरण होगी। क्लियर होगी बात? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसका कारण है स्टूडेंट, अब इसको अगर संतुलित करना पड़े, अब वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों की जाती है। मेजर क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर इसको संतुलित करना पड़ जाए तो क्या करोगे स्टूडेंट? देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर देखिए ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। संतुलित करते समय एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कभी सूत्र बदला नहीं जाता। अगर आप इसको ऐसे संतुलित करोगे, यहाँ आप कहो कि हम 2 लगा दें तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बदल जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा नहीं होता है, तो हमने कभी ऐसी गलती नहीं करनी। क्या करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है हमारा, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ हमने 2 करने हैं तो इसके आगे लगाना है। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये हमने 2 लगा दिया यहाँ, तो ऑक्सीजन के 2 बन गए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम के भी 2 बन गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाती है। इसको क्या बोलोगे? संतुलित समीकरण। क्या बोलोगे? संतुलित समीकरण, यानी कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो वो समीकरण संतुलित कहलाती है। क्लियर होगी बात? इतना ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है स्टूडेंट कि इसको हमने क्यों आवश्यकता पड़ती है, कि संतुलित की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहां करवाता हूं मैं कि संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है, कारण क्या है। तो वहां होता है स्टूडेंट, मेन चीज है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अब यहाँ लिखा देता हूं, किसी भी, समझ में आ जाएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि हम कहें, इसको इस तरह से लिखो स्टूडेंट आप, कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है, तथा ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि अर्थात वो इक्वल रहता है, बराबर, अर्थात कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण की परिभाषा। यानी कि अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद के परमाणु होंगे, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट कि हम संतुलित क्यों करते हैं। क्वेश्चन आएगा
कि हमें संतुलित समीकरण क्या होती है और हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यक संतुलित समीकरण क्या होगी? अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी तो वो समीकरण संतुलित होगी। और क्यों पड़ती है आवश्यकता? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। क्लियर होगी बात? इतना आ जाना चाहिए, यानी कि अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु बराबर होने चाहिए। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद में हम आपकी बुक का एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। अब देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ स्टूडेंट कि जिंक, शब्द समीकरण लिखता हूं मैं, शब्द समीकरण है दिया हुआ कि जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब अगर हम इसको क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए तो कैसे लिखोगे? जिंक, आपको कुछ सिंबल याद होने चाहिए। जिंक को ऐसे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं और जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, बाद में बताएंगे आपको। ये हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया बन गई। अगर आ जाए कि इसकी रासायनिक समीकरण लिखो, आएगा क्वेश्चन, तो इसकी रासायनिक समीकरण ये होगी स्टूडेंट। अब क्या ये संतुलित है या नहीं है, अब हमने इसको देखना है। कैसे देखोगे? देखो इधर वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाली साइड है राइट हैंड साइड, यानी कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। लिख लेते हैं हम। अब देखो इसमें जितने तत्व हैं उन प्रत्येक तत्वों को लिखना है। मैंने आपको बताया था तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है। देखो परमाणु कोई भी चीज होगी, जैसे ये पत्थर है, इसमें छोटे छोटे ये सारे कण हैं, तो ये परमाणु है। छोटे छोटे कण होंगे, बारीक कण होंगे, वो तो परमाणु कहलाते हैं। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि एक पदार्थ ये है और अगर इसमें एक जैसे परमाणु हैं, सारे एक जैसे परमाणु, सारे क्या हैं? एक जैसे परमाणु हैं, तो वो कहलाता है तत्व। और जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, लोहा फेरस हो गया, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, ये तत्व हैं। देखो ये एकल परमाणु वाला है, यहाँ दो परमाणु है, यहाँ क्या है? दो परमाणु है, लेकिन ये दोनों परमाणु एक जैसे हैं, दोनों परमाणु एक जैसे हैं, तो ये तत्व हो गया। आगे आ जाता है यौगिक। क्या आ जाता है स्टूडेंट? यौगिक। तो यौगिक में क्या होगा स्टूडेंट? इस तरह से होगा, जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के होंगे, लेकिन क्या होगा? निश्चित मात्रा में होंगे। किसमें होंगे? निश्चित मात्रा में होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है मान लो, और ये दो हाइड्रोजन है, तो H2O का फार्मूला बन जाता है और ये एक यौगिक है, यानी कि निश्चित मात्रा में। तो ये आपको इतना गाना चाहिए, परमाणु होते हैं सबसे छोटे छोटे कण जो होते हैं, सारे पदार्थ बारीक कणों से बने होते हैं। तत्व क्या होगा? एक जैसे परमाणुओं से जो बनता है वो तत्व। और यौगिक जो होता है वो निश्चित मात्रा के अंदर अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके बनाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके हम प्रत्येक तत्व को लेंगे। देखो इधर हमने ले लिया जिंक। अब ये जो H2SO4 है, इसमें देखो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये तत्व है, ये यौगिक बना हुआ है, ये तत्व है। तो प्रत्येक तत्व को लिखना है हमने। हाइड्रोजन को लिखना है, सल्फर को लिखना है और ऑक्सीजन को लिखना है। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड वाली चीज भी लिख देनी है। ये समझाने के लिए था, आगे आएगा आपको डिटेल में करवाएंगे। ऐसे ही हमने इधर लिख देनी है
जिंक, फिर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब संख्या लिख देते हैं इनकी। देखो जिंक कितनी है, 1, हाइड्रोजन कितनी है या 2, सल्फर कितना है, ये SO4, O4 ऑक्सीजन के 4 है, ये S का 1 है, ऑक्सीजन के 4। जिंक देखो यहाँ 1, S हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4। अब इनकी संख्या देखिए बराबर है या नहीं। जिंक बराबर है 1, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ये 4 है और यहाँ भी 4 है। तो ये समीकरण ऑलरेडी क्या दे रखी है स्टूडेंट, संतुलित समीकरण है। क्या है ये, संतुलित समीकरण, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो तो वो समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर होगी बात। अब हम आगे करते हैं। आगे आपके समीकरण दे रखी है स्टूडेंट, वो दे रखी है, नेक्स्ट समीकरण आपके दे रखी है, Fe की क्रिया जब जल से करवाई जाती है फेरस से, तो Fe3O4 और हाइड्रोजन बनती है। ये समीकरण आपको दी हुई है और ये संतुलित नहीं है, हमने इसको संतुलित करना है। अब संतुलित तो इसको 1 मिनट में हो जाए, लेकिन अगर वहां क्वेश्चन आ जाए कि संतुलन के चरण लिखिए, तो अब हम लिखेंगे संतुलन के चरण, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलन के चरण, स्टेप लिखने हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन के स्टेप। सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इस रासायनिक समीकरण के प्रत्येक सूत्र के बाहर एक कोष्टक ब्रैकेट बना देना होता है। ये समीकरण तो आपकी मेन समीकरण है, इसको पढ़ा रहने दो। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेंगे रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रासायनिक, ध्यान से, लंबा वीडियो होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। समीकरण के प्रत्येक सूत्र के बाहर कोष्ठक या बॉक्स का निशान, कोष्ठक या बॉक्स का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये समीकरण लिख लेंगे और उसके बाहर कोष्ठक का निशान दे देंगे। तो समीकरण लिख लीजिए, Fe जल से क्रिया कराएंगे, स्टेप है इसके, इधर अभिक्रिया हो रही है, Fe3O4 और हाइड्रोजन बनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इसके जितने भी सूत्र हैं उनके बाहर उत्पाद हो या अभिकारक हो, हमने कोष्टक का निशान दे देना है। क्लियर होगी बात, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या करेंगे, इसको जितने भी तत्व हैं, ये फेरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फेरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अभिकारक व उत्पाद के जितने भी तत्व हैं उनकी सूची बना लेंगे। क्या बनाएंगे, अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व में उपस्थित क्या होंगे, अब परमाणुओं की क्या बनाएंगे, संख्या सूची बनाएंगे। अब देखो कैसे करना, संख्या सूची बनानी है। वही ये इधर वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद। इसके प्रत्येक तत्व के परमाणु
अब वही लिखेंगे हम, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, या इधर लिख दो अभिकारक के परमाणु और इधर उत्पाद के परमाणु। क्लियर होगी बात? ये लिख सकते हो, बीच में एक जर्नल सी लाइन की। अब देखो इधर क्या क्या है स्टूडेंट, फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कितने हैं फेरस? 1। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 1। क्लियर होगी बात? इधर देखो फेरस के कितने हैं? 3। यहाँ क्या लिया सेकंड हमने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 4। क्या ये समीकरण संतुलित है? ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये क्या है? कंकाली समीकरण है। थर्ड स्टेप देखो क्या करना है हमने। अब हमने इस समीकरण के सबसे बड़े यौगिक का चुनाव करना है। सबसे बड़ा यौगिक, सबसे बड़ा सूत्र, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, तो इसमें देखो ये सबसे बड़ा सूत्र है, ये इसका चुनाव करेंगे। तो लिखोगे क्या? रासायनिक समीकरण के अभिकारक या उत्पाद के सबसे बड़े यौगिक का चुनाव करना। क्या कर लेंगे हम? सबसे बड़े यौगिक का चुनाव करेंगे। कर लिया। ये सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है? Fe3, यानी कि सबसे बड़ा यौगिक हमारा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Fe3O4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है? उसी यौगिक के सबसे बड़े तत्व के परमाणु का चुनाव करना या को संतुलित करना। उसी यौगिक के सबसे बड़े तत्व। अब इस यौगिक का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? Fe के 3 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो का चुनाव व उसका संतुलन करना। अब हम ऑक्सीजन का चुनाव कर लेंगे और उसको संतुलित कर देंगे। समझ में आई ना बात? सबसे बड़ा ये है, O4 है ना ये। तो अब हम इसको करते हैं। इसी समीकरण को यहाँ लिख लेता हूँ मैं और इसको संतुलित करके बताऊंगा। Fe3 FeH2O Fe3O4 और H2। एक बार लिख लो ये समीकरण, समझ में आ जाएगा, तब अपने आप कर लोगे। सबसे बड़े का चुनाव हमने कर लिया, ये ठीक है, और उसमें से ही सबसे बड़ा तत्व ये 4 वाला है। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे हम, दोनों तरफ ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तभी संतुलित होगा। तो यहां देखो दोनों तरफ में क्या होगा, इधर H2O ले लेते हैं, इधर Fe3O4 ले लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ये है। अब देखो हमने करना किसको संतुलित है? ऑक्सीजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 1, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो इसको बराबर करने के लिए 1 को 4 से गुणा करना होगा, 1 को 4 से गुणा करना होगा। क्लियर हुई बात? तो अब हम क्या कर देंगे, इसको बराबर करने के लिए ऑक्सीजन को, क्या मैं इस तरह से कर दूं? मैंने पहले भी बताया था इस तरह नहीं कर सकते। नोट डाल के लिखना है आपने कि रासायनिक समीकरण के संतुलन के समय किसी भी सूत्र में बदलाव नहीं करना है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, H2O ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो हम आगे 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां कर देते हैं हम 4 से गुणा। क्लियर होगी बात? तो अब ये 4 ऑक्सीजन के हो गए और इधर भी 4 ऑक्सीजन के हो गए, यहां तक संतुलित हो गई समीकरण।
क्लियर होगी बात स्टूडेंट? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यानी कि इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ऊपर जगह कम पड़ेगी। इधर हमने H2O लिया था, इधर लिया था Fe3O4, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे बड़े तत्व का चुनाव करना है, तो सबसे बड़ा तत्व ऑक्सीजन है, तो इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, उस वाले सूत्र को लेना है। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इसको बराबर करने के लिए 1 को 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर होगी बात? नंबर 4 देखो स्टूडेंट, अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है हाइड्रोजन को संतुलित करना है। किसको करना है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का संतुलन करना है। अब हम कर लेंगे हाइड्रोजन की। अब देखो इसी में से ही लिख देता हूं मैं, यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर RHS राइट हैंड साइड। तो हाइड्रोजन लिखो यहाँ, ये हाइड्रोजन इसी में है और एक इसमें है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के कितने हो गए 8, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो अब हम इसको बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको बराबर करेंगे तो 2 गुना 4 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 चौका 8। तो अब कर दो, क्या करेंगे, अब हम यहीं पे कर देता हूं मैं, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर होगी बात? अब 5th पॉइंट ले लेते हैं हम, 5वां पॉइंट होगा हमारा स्टूडेंट। अब हम करेंगे Fe के परमाणु की संख्या का संतुलन करेंगे। क्लियर होगी बात? तो अब देखो यहां देखना है Fe के कितने हैं, LHS और RHS, वही अभिकारक और उत्पाद। इधर फेरस ये है और इधर ये है। Fe के यहाँ कितना है 1 और यहाँ Fe के कितने हैं 3 है ना ये। अब कैसे स्टूडेंट बराबर करोगे आप, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 गुणा 3 कर देंगे तो ये 3 बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर दो तो ये समीकरण आपकी संतुलित हो जाएगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आई बात? लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट, अब देखो लास्ट स्टेप में क्या करना है, 6ठा पॉइंट यहाँ लिखता हूं। अब इस रासायनिक समीकरण की अवस्था को लिखना है। जो जो सूत्र या जो जो तत्व जिस अवस्था में अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था, उसकी स्टेट को लिखना है हमने। देखिए ये फेरस है, यहाँ समीकरण दोबारा लिख देता हूं मैं। अब ये देखिए यहाँ लिख देता हूं, संतुलित होगी ये Fe प्लस 4H2O Fe3O4 और यहाँ 4H2 होगी। अब हम इसकी स्टेट को लिखते हैं, इसकी अवस्था को लिखते हैं। देखो यहाँ बता देता हूं मैं, अवस्था के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ जगह है। अवस्था के लिए क्या लिखोगे, द्रव के लिए आप लिखते हो लिक्विड, क्या लिखते हो लिक्विड L। ठोस के लिए लिखते हैं सॉलिड, क्या लिखते हैं सॉलिड। और गैस के लिए लिखते हैं स्टूडेंट GAS, G लिखते हैं। और जलीय घोल, कोई जलीय घोल हो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसके लिखते हैं AQ। तो अब देखो, अब हम लिखेंगे Fe जो है वो कोष्ठक के अंदर 6ठा पॉइंट होगा आपको कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं या परमाणु हैं उनकी अवस्था को लिखेंगे हम। तो Fe ब्रैकेट में लिख देंगे, ये ठोस होता है, इसको छोड़ दो एक बार, ये भी ठोस होता है। और ये हाइड्रोजन क्या है स्टूडेंट, गैस होती है। अब देखो आप कहोगे कि ये H2O तो जल है, लेकिन इसको यहाँ
गैस में क्यों भाग लिया, क्यों लिखा गया है? तो स्टूडेंट इस अभिक्रिया में ये जो H2O है ये भाप के रूप में काम में आता है। कैसे आता है? भाप के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे गैस। तो ये स्टूडेंट आपकी पूरी संतुलित समीकरण हो गई। 4 या 6 चरण है इसके। वैसे तो ये 1 मिनट में भी संतुलित हो जाती है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इसमें क्लियर हो गया आपको संतुलित समीकरण कौन सी होती है, असंतुलित समीकरण कौन सी होती है, या असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण क्या होती है? यानी कि जो असंतुलित हो वो कंकाली, अभिकारक या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो वो होती है असंतुलित। क्लियर होगी? अब संतुलित करने का ये चक्कर क्यों पड़ता है? तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। किसके कारण होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है यहाँ, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। तो स्टूडेंट ये वीडियो था आपका। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। लंबा हो सकता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश की गई है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।